अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की टीम बिहार चुनाव को लगातार कवर कर रही है। हमारा इंतखाबी दौरा जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं दरभंगा में। दरभंगा में विधानसभा की एक सीट है हयाघाट, जहां एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ आरजेडी के उम्मीदवार है। इस बीच एक और उम्मीदवार हैं पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से मोहम्मद मुन्ना खान, जिनका इस विधानसभा में चर्चा है, लोग उनका नाम ले रहे हैं। जब मैं विधानसभा में गया तो लोगों का कहना था कि इस बार न तो हम आरजेडी के उम्मीदवार को वोट करेंगे, न ही बीजेपी के उम्मीदवार को, बल्कि मुन्ना खान को वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी ऐसे वक्त में मदद की है जब कोई और हमारी मदद नहीं कर रहा था। क्या है पूरा मामला और क्यों मुन्ना खान लोकप्रिय बन चुके हैं, क्यों लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर आज हम खुद मुन्ना खान से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ है मुन्ना खान। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। ये बहुत बहुत खुश आमदीद आपका भी। मुन्ना खान साहब, आप इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया आपने अचानक? जी, ये अचानक फ़ैसला नहीं है, चूँकि खिदमत गुज़ार जब खिदमत करता है और उसको जब कोई बात किसी अफसर के पास रखनी होती है और जब उसकी बात अफसर नहीं सुनता तो लगता है कि किसी एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है। और उस एक्स्ट्रा पावर के लिए हमने ये सोचा कि ये कौम की फलाह बहबूद के लिए और ख़ासकर नौजवानों के लिए, जो नौजवान बिला वजह इधर भटक रहे हैं, रोज़गार मुहैया नहीं है उनके लिए, उनकी आवाज़ बनकर मैं चाहता हूँ कि विधानसभा पहुँचूँ और उनकी आवाज़ को मजबूती से रखूँ और आवाम की खिदमत कर सकूँ। इसलिए मैं आपने चुनाव लड़ने के लिए जेएपी यानी जन अधिकार पार्टी का चुनाव किया। आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू है और इस तरह की कई सारी पार्टियां हैं। आपने इसी का क्यों इंतखाब किया, क्यों चूज़ किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव पिछले 5 सालों से आवाम के बीच में रहे, चाहे वो चिमकी बुखार रहा हो, चाहे वो बाढ़ रहा हो, एनआरसी सीए का मुद्दा रहा हो, या फिर अभी आप देख ली कोरोना महामारी रहा हो, या फिर बाढ़ आया कोरोना महामारी के बाद, उसके बाद कंटिन्यू पप्पू यादव पिछले 6 महीने से सड़क पर नज़र आए। मैं 6 महीने का ले रहा हूँ आपसे, यानी कि लॉकडाउन 24 तारीख को लॉकडाउन का ऐलान होता है और बंदा 25 तारीख से सड़क पे है और आज भी सड़क पर लोगों के बीच में है। ये इससे मुझे हुआ कि नहीं, कोई ऐसी पार्टी जो सिर्फ जात के नाम पर या फिर किसी समीकरण के नाम पर या फिर अपने छाप के नाम पर लोगों को रिझाती है, लोगों को ऊँचे ऊँचे ख्वाब दिखाती है और उनको और जब उनकी ज़रूरत होती है उन तक नहीं पहुंचती है। सिर्फ पप्पू यादव ही ऐसा शख्स है, उसकी पार्टी है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, जो गरीब आवाम की आवाज़ बनती है, उसकी मदद को खड़ी होती है, उस तक पहुंचती है। इसीलिए मैंने जन अधिकार पार्टी से इलेक्शन लड़ने का सोचा और मैं वहां से इलेक्शन। सारी बातें ठीक है, लेकिन जब आवाम वोट करती है तो ये भी देखती है कि कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, यानी किन लोगों को जिताने के बाद उनकी सरकार बन सकती है। इस वक्त एक मैसेज है या कहा जा रहा है कि सरकार तो या महागठबंधन की बनेगी या एनडीए की बनेगी, दूसरा जो अलायंस है वो सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो इस सच्चाई के होते हुए क्या उम्मीद है कि आवाम आपको वोट करेंगे, आप पर वो भरोसा करेंगे? देखिए, ये तो एक प्रोपगंडा की तरह यूज़ किया जा रहा है कि बड़ी पार्टी ही बनाएगी, बड़ी पार्टी ही बनाएगी। मिजोरम के अंदर जो हुआ, आप देख लिए, जो भी छोटी पार्टियां हैं, खासकर पप्पू यादव की पार्टी जो है, जिससे अलायंस किया, भीम आर्मी वालों ने अलायंस किया है या फिर एसडीपी वालों ने अलायंस किया है, या और जो लोग हैं, ये प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो अलायंस किया है, इसका सीधा असर इन बड़ी पार्टियों को पड़ रहा है। ये क्या था, दलित को धोखा दे के वोट लेते थे, कभी हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे वोट ले लिया करते थे, कभी एमवाई के समीकरण पे वोट ले लिया करते थे। अब वही लोग सवाल कर रहे हैं कि भैया, जब ये बताओ कि जब कोरोना फैला उस टाइम में तुम लोग कहाँ थे? उस टाइम में आप लोग अपने अपने एसी के मकान में सो रहे थे। लेकिन पप्पू यादव जो है वो गरीबों के बीच में या तो अनाज बांट रहा था, ये पैसे बांट रहा था, या गरीबों का आंसू पोंछ रहा था। इसीलिए लोगों को ये भरोसा हो गया है कि पप्पू यादव काम करेगा। सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पप्पू यादव के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती है, ये भी तय है। आवाम इस चीज़ को जान चुकी है। मैं विधानसभा में गया, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो आरजेडी और जेडीयू के कैंडिडेट के बजाय आपका भी नाम बार बार आ रहा था लोगों की ज़ुबान पर कि उन्होंने काम किया है, हम उनको अगला एमएलए बनाएंगे। तो ऐसा क्या किया है कि लोग आपको चूज़ कर रहे हैं? सर, मैं बता दूं, हम लोग बेलस्ट मेहनत किया है लोगों के बीच में, उनको बताया है कि गरीबों की का काम आपने मैंने बताया है कि जब गरीब को ज़रूरत पड़े तो नेता जो होता है वो घर नहीं पकड़ता है, गरीब के बीच में होता है। चाहे वो बाढ़ का समय रहा हो, हम गरीबों के बीच में थे।
सर इतने इतने पानी में जाके पप्पू यादव जी को छोड़िए, मैं उनका छोटा सा कार्यकर्ता हाया घाट के अंदर में नया टोला हो, घराड़ी हो, अम्माडी हो, आपको ये घराड़ी का जो दक्षिणी भाग है वो पूरा डूबा हुआ था। वहाँ हम लोग 9 से जा के खाना पहुँचाने का काम किया, लोगों के आंसू पहुँचने का काम किया, वहाँ तक कि उनकी ज़रूरत के सामान तक को पहुँचाया। जब कोरोना महामारी आया था उस वक्त भी हम लोगों के बीच में रहे। हमें क्या कोरोना से डर नहीं था, मौत से डर नहीं था, लेकिन हमने जाना कि अल्लाह जब आप किसी का खैर करने के लिए निकलिएगा तो अल्लाह आपके साथ भी खैर करेगा, गलत नहीं करेगा। लोगों के बीच में यही चीज़ आज समझ में आ रही है कि जो बंदा हमारे बीच में ज़रूरत के वक्त मौजूद था, तो आज वोट के वक्त भी हम उसी को याद रखेंगे, किसी दूसरे को याद नहीं रखेंगे। इसीलिए लोग हम लोग का नाम ले रहे हैं। और बस ये बताइए कि इससे पहले आपका क्या सियासी बैकग्राउंड रहा, यानी कब से आप सियासत में एक्टिव हैं? सर मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ, अलीगढ़ से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ मैं राजनीति में रहा और पिछले 10 सालों से दरभंगा शहर के अंदर, दरभंगा नगर के अंदर में मैं काउंसलर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो मुझे प्यार, जो मोहब्बत दिया है कि मैं निर्विरोध चुन लिया गया, ये मेरे काम का नतीजा था। उन लोगों की, जो हमारे लोग हैं, उनकी दुआओं का असर था कि लोग ने मुझ पर भरोसा किया। और हाया घाट की जनता भी मुझ पर इसीलिए भरोसा कर रही है कि पप्पू यादव ने चुनाव को एक मिशन लिया है, एक प्रतिज्ञा लिया है कि हम बिहार को बदलेंगे। बिहार को कैसे बदलेंगे? झूठ बोल के नहीं बदलेंगे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को, प्रतिज्ञा पत्र को उन्होंने क्या किया है, हाई कोर्ट में जाके एफिडेविट किया है। एफिडेविट करके ये साबित कर दिया कि 3 साल के अंदर में अगर कि हम बिहार की दिशा दशा नहीं बदल सकेंगे तो राजनीति नहीं करेंगे। पप्पू यादव ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के तमाम लोग विड्रॉल ले लेंगे। ये हाई कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया। आपको ऐसा लगता है कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि हम सियासत छोड़ देंगे, उस पर लोग भरोसा करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई सारे जुमला कह चुके हैं और फिर वो दोबारा सियासत कर रहे हैं। याद होगा वो जुमला आपको, या मैं याद दिलाऊं आपको? नहीं, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि अगर के लालू के लाल जीत जाएंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब भरे मन से उन्होंने कहा था तो भरे मन से आके माफ़ी भी मांगा था। मैं भी ऐसी माफ़ी मांगे कि काम पूरा नहीं हो सका, 3 साल में और वक्त दीजिए। माफ़ी वो कैसे मांग लेंगे? इस बार तो एफिडेविट करके आए हैं, वो तो जनता के बीच में कह रहे थे। इस बार तो हाईकोर्ट गर्दन पकड़ लेगी ना सर। ये आप देख लीजिए, मैंने कहा कि लोग भरोसा क्यों करेंगे? लोग भरोसा इसलिए करेंगे, पप्पू यादव हाई कोर्ट में इस पर एफिडेविट करके आया है। आवाम को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आवाम तो सवाल करना शुरू कर दे तो देश सुधर जाएगा। आवाम ने सवाल करना बंद कर दिया, इसलिए आज देश का ये हाल है। इसीलिए पप्पू यादव से आवाम पूछे कि नहीं पूछे, हाई कोर्ट ज़रूर पूछ लेगा कि आपने कहा 3 साल के अंदर में मैं बिहार बदलूंगा, तो कहाँ है आपका ये? मतलब पप्पू यादव ने एक वादा किया तो उस वादे का हलफनामा उन्होंने हाई कोर्ट में भी दाखिल कर दिया, क्योंकि पप्पू यादव पर इल्ज़ाम है कि कई मरतबा वादा करते हैं और वादे से मुकर जाते हैं। क्योंकि पिछले मरतबा उन्होंने वादा किया कि लालू के अगर दोनों बेटे जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, फिर वो सियासत कर रहे हैं। तो इस मरतबा अपनी इस बात को सच मनवाने के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अच्छा बताइए, हाया घाट से अगर आप जीत जाते हैं तो हाया घाट के लिए आप क्या करेंगे जो अब तक नहीं हुआ है, जिसको आवाम की ज़रूरत है? जी, सबसे पहला काम ये होगा कि बाढ़ पर नियंत्रण करना, बाढ़ को खुशहाली के रूप में तब्दील कर देना। बाढ़ जब आता है अभिशाप होता है, और यहाँ 3-4 महीना लोग जो है अपने सामान को सरियाने में और बचाने में चला जाता है उनका। ये 4 महीने का वक्फा ज़िंदगी का कुछ बड़ा वक्फा होता है। लेकिन आप ये देखिए कि साल में 4 महीना सिर्फ लोग अपने घर को बचाने में, अपने घर के सामान को बचाने में लगा देते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर बाढ़ को नियंत्रण करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसके बाद हेल्थ पर और उसका एजुकेशन पे हम काम करें, ताकि यहाँ के जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं उनको इसी हाया घाट के अंदर में हर कुछ मुहैया हो, यहीं पढ़ें, यहीं रोज़गार मुहैया कराया जाए। जो बंद पड़े कारखाने हैं उनको स्टार्ट कराया जाए, उसके बगल में दूसरा कारखाना लगवाया जाए, ताकि लोगों को यहाँ पर रह के उनको नौकरी मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके। तो ये मोहम्मद मुन्ना खान है, दरभंगा के हाया घाट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, PhD कर चुके हैं, यानी डॉक्टर इनके नाम के साथ लगा हुआ है हर जगह। और इनका जो असल नाम है वो है डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान, इसी नाम से मशहूर है। और लॉकडाउन में और बाढ़ में इन्होंने अच्छा खासा काम किया है रिलीफ का, और इसी को ये बुनियाद बनाए हुए हैं कि इसी बुनियाद पर हमें आवाम का वोट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी ज़ात और धर्म के हो, सबसे इनको वोट मिलने की उम्मीद है। 7 नवंबर को यहाँ चुनाव हो रहा है, लास्ट चरण में, आखिरी मरहले में। 10 नवंबर को रिज़ल्ट आएगा, क्या नतीजा होगा उसका हम सबको इंतज़ार है। इनके लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं।
इनके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स की चुनाव यात्रा और इंतखाबी दौरा लगातार जारी है। कुछ और उम्मीदवारों से मिलाएंगे, कुछ और जगहों पर आपको लेकर चलेंगे। आप देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। पूरे बिहार पर मिल्लत टाइम्स की नज़र है। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स।